को बताया था कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, जमीन पर भी उतरकर अपने भाइयों के साथ हम खड़े होंगे और उनकी मदद करेंगे। मेरा नाम सर्वेश पांडे है और मैं सौड़ आर्मी का प्रमुख हूं। मैं बहराइच की धरती से चल करके ललितपुर में आज आया हूं। ये कौन सा गांव है? सिलावल। ललितपुर के सिलावल गांव में आया हूं। हमारे साथ ये बैठे हैं विष्णु तिवारी जी। इस समय सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में हर जगह आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार इसलिए बना दिया गया क्योंकि ये अपर कास्ट से आते थे। बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार इसलिए बना दिया गया क्योंकि ये अपर कास्ट से आते थे। आज जो अपराध इन्होंने कभी नहीं किया, उस अपराध की सजा ये 20 साल भोग करके यहाँ पर आए हैं। ये वही विष्णु तिवारी जी हैं जिन्होंने जो अपराध कभी नहीं किया, उस अपराध की सजा भोग करके आज 20 साल के बाद जेल से बाहर आए हैं। आज मेरा सवाल है इस देश की शासन, प्रशासन, कानून और सरकार से। सभी लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, न्याय की बातें करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि विष्णु तिवारी जी ने जो खोया है, विष्णु तिवारी जी का जो 20 साल गया है, विष्णु तिवारी जी जो अपने जीवन का अमूल्य समय, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपना बचपन जो खोए हैं, उस बचपन को कौन लौटाएगा? इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं देश में। आज एक विष्णु तिवारी हमारे साथ में बैठे हैं, ऐसे पता नहीं कितनी विष्णु तिवारी के साथ घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कुछ चीजें छिप जाती हैं और कुछ चीजें छप जाती हैं। अगर विष्णु तिवारी जी की बात हम लोगों तक ना पहुंचती तो हो सकता है हम लोग ना जान पाते, और अगर ना जान पाते तो एक गुमनामी विष्णु तिवारी 20 साल की सजा भोगने के बाद दर दर की ठोकर खा करके इसी सलावल गांव में, क्या नाम है, सलावल गांव में दर दर की ठोकर खा करके मर जाता और हम कुछ ना करते। इस देश के नेता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। SC/ST एक्ट का क्या दुष्परिणाम होता है ये मैं नहीं, इनसे आप पूछ सकते हैं जो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप कुछ बताइए हमें, कैसे क्या बीता आपके साथ? भाई साहब, बीताइयों के जड़ थोड़ी सी विवाद था, गायों का विवाद था। गाय खेती, उसकी भी खेती थी। वो दूसरे गांव का रहने वाला है, यहाँ का बासिंदा भी नहीं है, वो बासिंदा यहाँ का नहीं है, दूसरे गांव का है, खितमास का। वहाँ से भी उसी चक्कर में उसको मार खदेड़ दिया। वहाँ भी हरकतें गंदी करता था इस तरीके की। तो वो यहाँ आके उसकी रिश्तेदारी के कनेक्शन से जैसे बस गया वो, तो उसको एक पट्टा हो गया था वहाँ हमारे खेत की ज़मीन की, मतलब वहाँ तो हम लोगों की सबकी हमन की इकट्ठी ज़मीन है, तो नहर के करीब में पड़ती है, बिल्कुल रास्ते के करीब में। तो गाय भाई उनको हम चराने खुद गए थे, हम खुद थे, वो उसकी भी निकल रही थी। तो बस वहाँ जो गाली गलौच वहाँ हुआ, और वो 4-5-6 लोग, मतलब 4-5-6 थे, तो वो लोगों ने हमें प्रयास बिल्कुल मानने का करा उस टाइम कि मतलब अगर इसको मान लेंगे तो ठीक होगा, नहीं तो ये तो पता नहीं, ये 5 भाई हैं और क्या होगा। तो हम तो उस टाइम हम भाग के, हम भाई साहब कैसे निकल गए उनसे। लेकिन बाद में उन लोगों ने सोचा कि कहीं अगर ये लोग तो अब तो मारेगा ये हमें, क्योंकि इस हमने हमला करा, मारने की कोशिश करी। तो उन लोगों ने जाके ताला वाला डाल के, और कुछ लोगों ने जो और थे जो उकसाने वाले, उन्हें सहयोग देने, सपोर्ट करने वाले, उनने कहा इसकी साल की रिपोर्ट ही कर दो और इसको 376 मुकदमा ही में ला, हरिजन एक्ट में मतलब कर दो, फंसा दो, तो बस इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और जेल चला जाएगा। तो बस फिर तो तुम आराम से रहना, फिर तुम्हें कोई मतलब वो नहीं होने का। तो उनने जाके मतलब रपाट कर दी, बस जो भी करा। तो हम तो मतलब हमें समझ में नहीं आई कि हम कैसे घर में बहुत सीधे साधे आदमी, कभी कानून से मतलब गुजरे नहीं थे, इन चीज़ों से कभी वाकिफ नहीं थे कि कैसा होता है क्या है। तो बस रिपोर्ट हो गई, हम घर वालों से छुप के थोड़े से भाग गए कि यार हमें घर वाले मारेंगे, कि तू नहीं मानता, तू कुछ ना कुछ उपद्रव करके आता है और कुछ ना कुछ करके आता, तो हमें मार। आप रोइए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। हम भाग गए डर के मारे, तो भाग के हमने जाके 2-3 दिन बाद हमारे घर वालों ने ढूंढ ढाड़ के पकड़ के ऐसा कहा कि तुम चले जाओ, हम तुम्हारी कैसू बेल करवा लें। तो वकील करे, तो जमीन उस टाइम जमीन सस्ती जमीन थी भाई साहब, 20-25 हज़ार की एकड़ जमीन बिकती थी। तो वहाँ वकील करे, तो एक वकील करा, फिर दूसरों करा, जब जाके बेल भाई 6 महीने बाद बेल भाई, तो उनने बेचारों ने निकलवा लिया। फिर जमानतियों को उनने प्रेशर डाला कि जमानती तोड़वाओ इसके, और जो फिर से वारंट पे हो गए और जेल जाए। तो फिर से हम मतलब जमानती तोड़वाने लगे। तो हमने कहा यार हम ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हारी मतलब वो नहीं है, हम काय को तोड़वा रहे। तो हम भाग गए वहाँ से, हम तारीख से गए और हम डर गए, हम भाग गए। तो भाग गए तो वो जमानतियों का हिसाब ऐसा बना, उनकी घर वाली, उनकी औरतों को ऐसा उकसा गया
कि मतलब वो कहोगे हम फांसी लगा लें, अगर महाराज तुमने हमें मतलब हमारा आदमी जेल गया जे गया, तुम्हारे पिताजी ने वो जो ज़मीन आज 10 लाख की एकड़ भी नहीं है प्राप्त होने की, बिल्कुल मोटी ज़मीन, बिल्कुल शैम्पू का काम करे, अगर बालों में डाल लो, रोड के किनारे की ज़मीन, वो 40,000 की एकड़ में एक मुल्लू कुमार को फार्म पे, सैदपुर फार्म पे काम करता है, वो बढ़िया है, पैसा वाला ठीक ठाक है, उसको भेज दी और वो ही पैसा रिकवरी भर दी। और रिकवरी में मतलब वो जानते नहीं थे कि क्या % भरने पड़ता है, तो पूरी रिकवरी 50-50 हज़ार की 1 लाख रुपए भर दिए। और जो भी वकील करे उनने ही वकील पे फालिश मार गई पिताजी को 2009 में, तो वो वकील ही खा गए पैसा, और फिर हम जो जेल चले गए तो वो चले ही गए, फिर हम कोई निकलवाने वाला नहीं, और पैसा खाते। आप सुन रहे हैं विष्णु तिवारी जी अपनी बात बता रहे हैं, मतलब मेढ़ के झगड़े में 20 साल का जेल, किसी के कहने पर पशुओं के झगड़े में, छोटे से ये इनकी भी उम्र 18-20 साल रही होगी, लड़कों के झगड़े में 20 साल का जेल, और 20 साल का जेल किसी के कहने में इनको करवा दिया गया, इनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। उसमें क्या लिखवाया गया होगा कि ये सवर्ण है, ये दबंग है, इन्होंने हमारा शोषण किया, इन्होंने जात सूचक शब्द के तहत गाली दिया होगा, तभी तो हर दिन एक टिल्ला लगाया गया। मैं दिखाता हूं कि कितने बड़े दबंग हैं, कितने बड़े रसूखदार हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये इनका घर है, ये बहुत बड़े करोड़पति विष्णु तिवारी का घर है, देख लीजिए आप लोग। ये अंबानी अडानी के रिश्तेदार विष्णु तिवारी का घर है, देख लीजिए आप लोग। ये विष्णु तिवारी का घर है, जो करोड़पति थे जिन्होंने दलित उत्पीड़न किया था, ये उनका घर है, ये देख लीजिए। ये ऊपर से जो रोशनी आ रही है घर के अंदर दिख रही है, ये विष्णु तिवारी का घर है, जिन्होंने अत्याचार किया है यहाँ के दलितों के ऊपर। ये विष्णु तिवारी का घर है, ये देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये घर है, इधर से बाउंड्री तक नहीं है इनके घर में कि इधर से अगर कोई पशु आ जाए तो पशु कैसे आएगा, कैसे नहीं जाएगा, ये अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। ये विष्णु तिवारी का घर है, और उस विष्णु तिवारी को जेल के अंदर डाल दिया गया। शेयर करिए, आवाज एक तक पहुंचाइए। अकाउंट नंबर मैंने विष्णु तिवारी जी का डाला है, अकाउंट नंबर मैंने विष्णु तिवारी जी का डाला है। समाज के अगर आप हैं तो समाज का हाथ थामिए और सहयोग करिए, सरकारों पर मत निर्भर रहिए। ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले गद्दार नेता, मक्कार नेता, ये कभी समाज के साथ नहीं खड़े होंगे। हमको आपको समाज के साथ खड़ा होना होगा। आप 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जो भी दे सकते हैं, क्योंकि अपने इस भाई का घर बनवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है अभी थोड़ा बहुत छांव मिल रहा हो इस एक खप्पड़ के, इस फूस के घर में, लेकिन जब ये गिर जाएगा इस बारिश के मौसम में तो ये कहाँ रहेगा। और इसके ऊपर ये पूरी जमीन बिक गई, जो 10 लाख रुपए एकड़ में बिकने वाली जमीन थी, वो मजबूरी में 4,000, 40,000 रुपए में बिकी है। और आज इनको बेगुनाह साबित कर दिया गया। सुप्रीम हाई कोर्ट का एक तल्ख टिप्पणी हो गई कि यह गलत है, तो क्या उस तल्ख टिप्पणी से इनका जीवन वापस हो जाएगा विष्णु तिवारी का? मुझे आप लोगों से और सरकार से जवाब चाहिए कि क्या उस तल्ख टिप्पणी से विष्णु तिवारी का जीवन वापस हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इस न्याय के आंदोलन को हम आर पार की लड़ाई में लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। और ऐसे पता नहीं कितने भाई हैं। मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें गूंगी ना हो, तो अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाइए। मेरी मांग है सरकार से 50 करोड़ रुपए कम से कम भाई को मुआवजा मिले। ये इनका जो मान सम्मान गया है, इनके बच्चे जो भगाए गए हैं गांव में, इनके बच्चे लोगों के घर में बैठने नहीं पाए क्योंकि ये बलात्कारी के भतीजे बताए जाते थे, गद्दार के भतीजे बताए जाते थे। इन बच्चों को कभी बैठने यहाँ आइए, क्या कहते थे लोग आपके साथ? बोलना नहीं जाता क्या? क्या कहते थे लोग? सर हमको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, यही बोलते थे। नहीं, इनके चाचा ने बलात्कार किया है, हरिजन एक्ट लगा है। सर हमको घर परिवार छोड़कर सर मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ा। हम लोग पढ़ लिख नहीं पाए। हमारे पिताजी लोग वगैरह खत्म हो गए, दादा दादी खत्म हो गए। सर हमारा सर कुछ बचा ही नहीं है। सर देखिए क्या मजबूरी रही होगी जब एक 5 साल का लड़का, 7 साल का लड़का प्राइमरी स्कूल में, मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ने जाता रहा होगा, और वहां पर यह कह करके उसको भगा दिया जाता रहा होगा कि तुम्हारे चाचा बलात्कारी, उन्होंने बलात्कार किया है। तो इस छोटे से बच्चे के दिल पर क्या बीती होगी?
एक विष्णु तिवारी का नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी है इस हरजन एक्ट ने और झूठे बलात्कार के आरोप ने। ये इसकी भरपाई कौन करेगा, मैं पूछना चाहता हूं। तो मेरे समाज के लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना भी बढ़ चढ़ करके अपने इस भाई की सहयोग कर सकते हैं करिए। हम उन लोगों के ऊपर जो भी वकील, जो भी जज और जो भी अधिकारी इसमें शामिल थे सबकी लिस्ट निकलवा कर सबके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, क्योंकि हम जब तक न्याय नहीं लेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। विष्णु तिवारी जी का घर है, देख लीजिए, ये घर बनवाना जरूरी है। सरकारों के ऊपर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। विष्णु तिवारी जी का घर है और आप सभी लोग सहयोग करें, बढ़ चढ़ करके अपने भाई का ये घर बनवाना है। चाहे जो देखिए ऐसे खाना पानी यहाँ पर बनता है, देखिए इधर पानी टपकने लगता है। ये विष्णु तिवारी जी का घर है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ऐसे क्या ये विष्णु तिवारी जी ये शोषण कर सकते हैं? कौन आप? छोटे भाई ये है विष्णु तिवारी का जी वाला है विष्णु का। अच्छा भाई का है। कौन वाला? ये इनका ये किसका? विष्णु तिवारी का। अच्छा, ये विष्णु तिवारी के भाई का घर है जो यहाँ रहते थे। विष्णु तिवारी का घर ये है, ये देखिए, ये घर विष्णु तिवारी का है जो घर गिर गया है। तो उसमें अब गोभी और ये 2-4 सब्जी बोकर बैठा दिए। ये देखिए, ये विष्णु तिवारी का घर है, देख लीजिए आप। कितना बड़ा अत्याचार हुआ। जिस व्यक्ति ने जेल के अंदर से अपने मतलब मरी हुई माँ का मुंह नहीं देखा, क्या बीता होगा उस बेटे के दिल पर। अभी मैं सुन रहा था, मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो मैं एक निवेदन बस करना चाहता हूं, मेरी ये बात, मेरी ये आवाज जहां जहां तक जा रही है, अपने इस भाई को न्याय दिलवाने के लिए आगे आइए। हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि आज अगर आप नहीं आएंगे तो स्थिति बहुत खराब है। ये भाई साहब आर्थिक स्थिति के अभाव में साधु हो गए, मांग करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और खाना पानी खा रहे हैं। बताइए, इतना बड़ा अत्याचार बर्दाश्त करने के बाद वह व्यक्ति जिंदा है। इतना बड़ा अत्याचार बर्दाश्त करने के बाद वो व्यक्ति जिंदा है। आज उसकी प्रतिष्ठा चली गई, गांव में उसे कोई बैठने नहीं देता था, गांव में उससे कोई बात नहीं करता था। अब क्या उसका वो 20 साल, क्या उसका मान सम्मान कोई उसे वापस दिलवा सकता है? नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, दूसरों पर निर्भर मत रहिए, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके, मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके कि आप लोग स्वयं आगे आइए और अपने भाई की मदद करिए। और मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, हम सभी लोगों को मिल करके विष्णु तिवारी जी का घर बनवाना है। बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? अकाउंट नंबर विष्णु जी का इसमें डाल दिया है, सभी लोग सहयोग करेंगे, वो पैसा आएगा। आप लोग लोकल में इकट्ठा करेंगे, वो पैसा आएगा। जिस दिन नींव पड़नी होगी इस घर की, नींव की ईंट रखने में आऊंगा, और जब छत पड़ना होगा तो छत की जो पूजा होती है वो पूजा करवाने में आऊंगा। और जो रही मुकदमे की बात, मानहानि की बात, तो हमारे बड़े भाई हाई कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल जी पांडे हैं, ये अपने स्तर से पूरा मामला देखेंगे। और जो भी, और आज से विष्णु तिवारी अकेले नहीं, विष्णु तिवारी हमारे भाई हैं, विष्णु तिवारी हमारे बड़े भाई हैं। विष्णु तिवारी की तरफ, विष्णु तिवारी और विष्णु तिवारी जैसे तमाम हमारे जो विष्णु तिवारी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनकी तरफ कोई गलत दृष्टि से आंख देखे उठाएगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। लास्ट बार हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप लोगों ने कई बार कहा कि भैया जो सहयोग चाहिए ले लीजिए, आपका भाई बस से चलता है, रिक्शे चलता है, ठेले चलता है, लेकिन कभी अपने लिए सहयोग नहीं मांगा। आपका भाई अपने भाई के लिए सहयोग मांग रहा है, बढ़ चढ़ करके सहयोग करिए, क्योंकि भाई का तो 20 साल और जिंदगी चली गई, जमीन चली गई, लेकिन इसके घर के रहने की व्यवस्था हो जानी चाहिए। हम लोगों को मिल करके करना है, और इसमें शर्म की बात नहीं है। अपनों की मदद हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? और अब आइए सामने, जो लोग यहाँ नहीं पहुंच सकते ललितपुर में, वो अपने घर से, अपना पेटीएम, अपना अकाउंट नंबर से, अपने बैंक से जाकर के थोड़ा सा ही सहयोग, जैसे राम मंदिर निर्माण के लिए चला था वैसे विष्णु तिवारी जी के घर के निर्माण के लिए सहयोग। शब्दों के साथ गाड़ी को विराम दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।